नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पॉलिटी के इस टॉपिक को चीरफाड़ करने वाले हैं जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। और दोस्तों, ये सिर्फ अधिकार नहीं है, ये आपके एग्जाम के वो पक्के नंबर हैं जो आपको मेरिट लिस्ट में सीधा ऊपर लेकर जाएंगे। तो पूरी एनर्जी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल और सबसे बेसिक सवाल कि भाई इनको मौलिक यानी फंडामेंटल कहते ही क्यों हैं? देखिए, इनको फंडामेंटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हमारे पूरे लोकतंत्र की इमारत टिकी हुई है। सोचिए, अगर ये ना हो तो सरकार और एक आम नागरिक के बीच शक्ति का कोई संतुलन ही नहीं बचेगा। संविधान के पार्ट 3 में दिए गए ये अधिकार आपके चौतरफा विकास की गारंटी हैं। ये रहा हमारा आज का पूरा गेम प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन अधिकारों की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर राज्य और कानून की परिभाषा को देखेंगे। दोस्तों, ये एग्जाम का हॉट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद समानता का अधिकार और आरक्षण की जो बड़ी बहस है उसको भी समझेंगे। और आखिर में ये देखेंगे कि एक स्टूडेंट के तौर पर आपके लिए ये सब क्या मायने रखता है। तो बने रहिए, एक एक चीज दिमाग में छप जाएगी। तो हमारा पहला सेक्शन है अधिकारों की जरूरत। आखिर ये अधिकार आए कहाँ से? क्या ये हमें आज़ादी के साथ प्लेट में सजाकर मिल गए? अरे नहीं, इनके पीछे एक बहुत लंबा संघर्ष है, पूरी दुनिया में और हमारे भारत में भी। चलिए उस कहानी को जरा समझते हैं। इस तस्वीर को देखिए, इससे सब क्लियर हो जाएगा। ये मौलिक अधिकार ना बिल्कुल एक ढाल की तरह है। एक तरफ है राज्य यानी सरकार, जिसके पास बहुत ताकत है, और दूसरी तरफ है हम और आप, एक आम नागरिक। ये अधिकार पक्का करते हैं कि राज्य की ताकत कभी भी आपकी आजादी पर हावी ना हो पाए। ये एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अधिकारों की ये लड़ाई 1215 के मैग्ना कार्टा से शुरू हुई थी, लेकिन अपने भारत के लिए सबसे जरूरी मोड़ आया 1928 में, जब मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने पहली बार हम भारतीयों के लिए एक बिल ऑफ राइट्स की मांग रखी। यहीं से हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का बीज पड़ा था। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 पर। देखिए, अधिकारों को समझने से पहले हमें इस खेल के दो सबसे जरूरी नियम समझने होंगे, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। ये वो चाबियां हैं जो मौलिक अधिकारों के पूरे चैप्टर का ताला खोलती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आर्टिकल 12 राज्य को डिफाइन करता है, और यह परिभाषा बहुत बहुत बड़ी है। संसद, राज्य सरकारें, आपकी नगरपालिका, पंचायत, यहां तक कि एलआईसी और ओएनजीसी जैसी सरकारी कंपनियां भी राज्य के दायरे में ही आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी आपके मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता। एग्जाम में सीधा सवाल बनता है यहां से, याद रखेगा। और अब आता है असली ब्रह्मास्त्र, आर्टिकल 13। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे संसद ने बनाया हो या किसी और ने, अगर वो आपके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो कानून जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। और यही शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संविधान का पहरेदार बनाती है। चलिए अब एंट्री करते हैं अधिकारों के पहले और सबसे बुनियादी ग्रुप में, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। यहां से एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 14 में दो बातें छिपी हैं और ये बड़ा दिलचस्प है। पहली बात जो हमने ब्रिटेन से ली, विधि के समक्ष समता। इसका सीधा मतलब है कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक। और दूसरी बात जो हमने अमेरिका से ली, विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब है कि एक जैसी सिचुएशन में लोगों के साथ एक जैसा ही कानून लागू होगा। आसान भाषा में कहें तो एक ही जुर्म के लिए दो लोगों को अलग अलग सजा नहीं मिल सकती। अब आर्टिकल 15 से 18 इसी समानता को असल जिंदगी में लागू करते हैं। ये धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव को रोकते हैं। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौके देने की बात करता है। आर्टिकल 18 राजा महाराजा जैसी उपाधियों का अंत करता है। और सबसे जरूरी दोस्तों, आर्टिकल 17 जो छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करके उसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। ये एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन एक सवाल, क्या समानता का मतलब यह है कि सबके लिए एक ही नियम हो? सोचिए, एक 100 मीटर की दौड़ हो रही है। क्या सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करना न्याय होगा अगर किसी एक के पैरों में सदियों से बेड़ियां बंधी हों? बस यहीं पर हमारा संविधान सकारात्मक कार्यवाही की बात करता है, जो हमें आरक्षण के सबसे जरूरी और जटिल मुद्दे पर लेकर आता है। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए।
यही है सकारात्मक कार्रवाई या अफर्मेटिव एक्शन का पूरा सार। इसका मकसद किसी को बेवजह आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि उन लोगों को बराबरी पर लाना है, सहारा देना है जो ऐतिहासिक वजहों से पीछे रह गए थे। तो ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं, बल्कि उसे असल में मजबूत बनाने का एक तरीका है। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट केस पर, इंदिरा साहनी केस, जिसे मंडल केस भी कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम के लिए इसके 3 पॉइंट्स रट लीजिए। पहला, इसी केस से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, मतलब पिछले वर्ग के जो अमीर लोग हैं उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, आरक्षण की सीमा 50% पर फिक्स कर दी गई। और तीसरा, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को सही ठहराया गया। ये तीनों पॉइंट सीधा सीधा एमसीक्यू में छपते हैं, इनको याद रखना ही रखना है। तो भाई, इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो कौन सी मेन बातें हैं जिन्हें आपको अपने एग्जाम हॉल में लेकर जाना है? चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं, बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में। तो एग्जाम के लिए ये 5 गोल्डन रूल्स याद रखिएगा। पहला, ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। दूसरा, ये अनलिमिटेड नहीं है, इन पर उचित प्रतिबंध लग सकते हैं। तीसरा, ये न्याय उचित हैं, यानी आप इनको लागू कराने के लिए सीधा कोर्ट जा सकते हैं। चौथा, सुप्रीम कोर्ट इनका गारंटर है, इनका रक्षक है। और पांचवा, केशवानंद भारती और इंदिरा साहनी जैसे केस इनके लिए मील के पत्थर हैं। दोस्तों, इन पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लो, मौलिक अधिकारों का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, आप सब फोड़ कर आओगे। और अंत में बस एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, अगर ये अधिकार हमारे संविधान में न होते तो क्या आज हम सरकार की किसी नीति की आलोचना कर पाते? क्या अपनी मर्जी का धर्म चुन पाते या अपनी पसंद की नौकरी के लिए अप्लाई कर पाते? सोचिएगा जरूर कि इन अधिकारों के बिना हमारा भारत कैसा होता। इसी सवाल के साथ आज का इस सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।